श्रूयते खलु? आं महोदयः, श्रूयते। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कृत्तिका नक्षत्रमग्निर्देवताग्निरुतस्थः प्रजापतेर्धातुः सोमस्य चेत्त्वा रुचे त्वा आद्युते त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता मृगशीर्षं नक्षत्रं सोमो देवतार्द्रा नक्षत्रं रुद्रो देवता पुनर्वसु नक्षत्रम् अदितिर्देवता दिश्यो नक्षत्रम् बृहस्पतिर्देवता श्रेषा नक्षत्रम् सर्पा देवता मघा नक्षत्रम् पितरो देवता फल्गुनी नक्षत्रमर्यमा देवता फल्गुनी नक्षत्रम् भगो देवता हस्तो नक्षत्रम् सविता देवता चित्रा नक्षत्रमिन्द्रो देवता स्वाति नक्षत्रम् वायुर्देवता विशाखे नक्षत्रमिन्द्राग्नि देवतानुराधा नक्षत्रम् मित्रो देवता रोहिणी नक्षत्रमिन्द्रो देवता विचृतौ नक्षत्रम् पितरो देवता षाढा नक्षत्रम् आपो देवता षाढा नक्षत्रम् विश्वे देवा देवता श्रोणा नक्षत्रम् विष्णुर्देवता श्रविष्ठा नक्षत्रम् वसवो देवता शतभिषन् नक्षत्रमिन्द्रो देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रम् अज एकपाद देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रम् अहिर्बुद्धियो देवता रेवती नक्षत्रम् पूषा देवता आश्वयुजौ नक्षत्रमश्विनो देवता अपभरणीर्नक्षत्रं यमो देवता पूर्णा पश्चाद्यत्ते देवा अदधुः। हरिः ओम्। धन्यवादः हरीश महोदयः। अद्य अध्यापकस्य परिचयः कारयितुम् अहम् अनुज महोदयम् आह्वयामि, निवेदनं करोमि। महोदयः, अद्य यः पाठकः अस्ति तेषां परिचयं कारयन्तु। नमस्ते सर। आज जो हमें मार्गदर्शन करेंगे वह कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के अभिनव भारती परिसर नागपुर के संचालक महोदय है, और वह हमें आज विवाह संस्कार एवं काल इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे महोदय का यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और आचार्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें और व्याख्यान आज का प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। हरि ओम। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। गौरीस्रवः केतकपत्रभङ्गम् आकृष्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलितद्वितीयद्दन्तप्ररोहो हरतु द्विपाश्यः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनुज, आवाज आ रही है ठीक से? श्रूयते? हेलो, श्रूयते? हाँ, श्रूयते। आज विवाह संस्कार पे हम चर्चा करने वाले हैं। उसका काल से क्या संबंध है, काल उसे किस प्रकार प्रभावित करता है, या काल की उपयोगिता कैसे है। तो ये बहुत विचित्र संयोग है कि विवाह संस्कार के संदर्भ में जो व्याख्यान है वह जागतिक महिला दिवस पे है। तो सर्वप्रथम जितनी देवियां यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को मैं इस दिन विशेष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संस्कार आपने कल भी सुने होंगे, परंतु विवाह संस्कार एक विशेष संस्कार है। प्रकृति में संपूर्ण जो उपस्थिति है वह प्राकृतिक रूप में है। उसे संस्कृत करके, उसका संस्कार करके उसको विशिष्ट रूप में लाना, यही संस्कार का कार्य है। चूंकि प्राकृतिक स्वरूप में जैसे नदी नाले, नदी झरने, ये सब प्राकृतिक रूप से है, परंतु जब हम उसमें
कुछ नए नहर का निर्माण, अर्थात उसको काट छांट करके उस वस्तु को उपयोगी बनाने का यदि कुछ कार्य करते हैं, तो जो जिस रूप में उत्पन्न है वह प्राकृतिक कहलाया। मनुष्य द्वारा उसे परिष्कृत और संशोधित रूप में जब हम ले आते हैं तो वो संस्कृत अर्थात संस्कार पूर्ण कहलाता है। जैसे अन्न है, धान्य है, फल है, ये सब मूल रूप से प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं, परंतु जब उसे हम अनाज को कूट करके, पीस करके, घृत मिला करके स्वादिष्ट मिठाइयां तैयार कर लेते हैं, यह स्वरूप दे देते हैं, तो वह संस्कार जन्य संस्कृत हो जाता है। अथवा दूसरे उदाहरण से हम इसे कह सकते हैं कि कपास प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, परंतु उसे उसके ऊन से धागे बनाना, कपड़े बनाना, फिर उसको धारण करने योग्य बनाना, यह संस्कार है, उस वस्त्र का परिधान का संस्कार है। अब प्रश्न उठता है, ये संस्कार कब से प्रारंभ हुए और विवाह संस्कार के लिए विशेष क्या है? तो ये जब से सृष्टि का क्रम है और मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकता, अब यहां विवाह के लिए मानव निर्माण की आवश्यकता हुई अथवा समानता का भाव उत्पन्न करना हुआ, तो उसे हमें संस्कारित रूप में लाना पड़ा। तो संस्कार क्या करता है? संस्कार 3 कार्य करता है: दोष का मार्जन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति। अर्थात ये कैसे, इसको एक उदाहरण से समझें। अगर किसी खान में से मैला कुचैला यदि स्वर्ण खंड मिला तो उससे भट्टी इत्यादि में डालकर दोष मार्जन करना पहला क्रम। दूसरा क्रम, स्वर्णकार आदि के पास जाकर के उसको एक विशेष रूप में देना, उसका गुणाधान करना, और उसे किसी मणिरत्न जटित मुकुट में जोड़ देना, उसकी हीनांग पूर्ति। तो कोई भी संस्कार ऐसे 3 प्रवृत्तियों में चलता है। पुनः अब ये जो जितने संस्कार हैं, इन संस्कारों में अभी आपने गत दिन देखा होगा, गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जात संस्कार, अन्नपराशन, ये सब गर्भवास जन्य मलिनता दूर करने के अन्नपराशन तक ये दोष मार्जन के संस्कार है। इसके बाद के संस्कार चूड़ाकरण, उपनयन, व्रतबंध, ये सब चारित्र विकास के जो संस्कार हैं, ये गुणाधान है। और विवाह संस्कार संस्कार के तीसरे स्तर अर्थात हीनांग पूर्ति का कार्य करता है। अब आप कहेंगे कि ये हो सकता है, कुछ रिपीट मैं करना चाहूंगा कि जो जैसे गर्भाधान संस्कार में बीज और गर्भ में मिलकर मलिनता दूर करने का पुंसवन, सीमंत, ये गर्भ शुद्धि के संस्कार है। जात कर्म माता के खान पान संबंधी दोष दूर करने के संस्कार है। नामकरण आयु और तेज वृद्धि करने के लिए लोक में अस्तित्व स्थापित करने के संस्कार है। निष्क्रमण सूर्य दर्शन आयु वृद्धि के लिए संस्कार है, लक्ष्मी वृद्धि के लिए संस्कार है। चूड़ाकरण आयु और तेज वृद्धि के लिए। उपनयन वेदाध्ययन और अधिकार प्राप्ति का संस्कार है। ये जो आज की चर्चा है वह विवाह संस्कार अग्निहोत्रादि, स्वर्ग लाभ, सुपुत्र लाभ, पितृ सेवा इत्यादि इन संस्कारों के लिए है। अब इन संस्कारों को शास्त्र कैसे कहता है, ये हम आगे आपको बताना चाहेंगे। संस्कार क्या लिखता है? संस्क्रियते अनेन श्रौतेन कर्मणा स्मार्तेन वा पुरुषः इति संस्कारः। अर्थात स्रोत, अब श्रुति स्मृतियों में एक पुरुष को, एक जातक को पुरुष के रूप में, मानव के रूप में स्थापित करने के लिए जो संस्कार दिए गए, उसको यहां हम संस्कार कहेंगे। सारे प्राकृतिक वस्तुओं के संस्कार करने के अलग अलग विधान है। यहां हम जिस संस्कार की चर्चा करें वो मानव मात्र के लिए। तो कैसे होगा? तो संस्कार के लिए स्वीय स्वीय जातो सामान्य विशेष विहित वैदिक स्मार्त कर्मानुष्ठान द्वारा अदृष्ट विशेषाधायक इति। अब देखिए, अब यहाँ यदि श्रुति स्मृति में बताए गए कार्यों को करने से ही संस्कार हो जाता है,
तो काल का क्या संदर्भ है? तो कहा नहीं, सामान्य और विशेष वैदिक कर्मादि तो आपको बताए गए, परंतु इसमें जो अदृष्ट शब्द है यह काल विधायक है। तदर्थोक्त दिन शुद्ध्यादिकम संस्कार शब्देन उच्यते। तो ज्योतिष की दृष्टि में, पंचांग की दृष्टि में काल शुद्धि को भी संस्कार कहा, क्योंकि काल शुद्ध होगा तो ही संस्कार शुद्ध होंगे। तो यहां हम काल शुद्धि की चर्चा इस संस्कार के रूप में करेंगे। तो अब ये संस्कार कितने हैं? कोई कहता है संस्कार अष्टचत्वारिंशत् 48 संस्कार हैं। धर्म शास्त्रांग भूते गृह सूत्रे संस्काराणाम विविध पद्धति वर्णिता। बहुत से संस्कारों के पद्धति हैं परंपरा के भेद से। गौतम सूत्र ने भी 40 संस्कार बताए। मनुस्मृति इत्यादि में गर्भाधान आदि 13 संस्कार का ही वर्णन आता है। परंतु संस्काराणाम को के विषय में ये जो बहुत से मत हैं, इन सब मतों को देखते हुए एक सामंजस्य, जैसे मैंने कहा स्मृतियों में 40 से कहीं 16, कहीं 25, कहीं 40 संस्कार बताए गए हैं। गौतम ऋषि ने 40 बताए, अंगिरा ने 25 संस्कार बताए हैं, वेद व्यास ने 16 संस्कार बताए हैं, मनुस्मृति ने अभी कहा कि 13 संस्कार बताए हैं। परंतु 16 संस्कारों के विशेष रूप से महत्ता प्राप्त है। तो अभी हम संस्कार से उहापोह न करते हुए उन 16 संस्कारों में जाते हैं। अब इन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार क्या है? ना पुत्रस्य लोको अस्ति सत्सर्वे पशवो विदुः पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्रः। अभी देखिए लक्ष्य बता रहे कि विवाह के क्या, विवाह संस्कार करने के कारण क्या क्या है। संतति प्राप्ति, यहां पुत्र कहने से पुत्र पुत्री का भेद नहीं है, आत्मज आत्मजा दोनों है। अब विवाह के कितने और नाम हैं? उद्वाह, परिणय, परिणयः, उपयमः, पाणिग्रहणम, स्वीकरणम, लग्नम, ये सब नाम व्यवहार में प्रचलन में है। यहाँ जो लग्न शब्द है, उद्वाह शब्द है, परिणय शब्द है, इनके करने का जो काल है उस काल की चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले विवाह काल, आयु, पुरुष की आयु और स्त्री की आयु, इसमें भी बहुत मतभेद है। हमारा कार्य उस आयु की ओर अभी नहीं जाना। कोई 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा तो कन्या, इस तरह से करके कहीं कहीं जहां 16 वर्ष के पूर्व विवाह की बात कही गई है, लेकिन गर्भ संस्कार में 16 वर्ष से पूर्व गर्भ संस्कार करने का विधान नहीं है। अर्थात अल्पायुष्य के वार्ता में शास्त्रकार भी सहमत है कि अल्पायुष्य में विवाह तो हो सकता है, परंतु गर्भ संस्कार नहीं हो सकते। अभी आज के समय में प्रशासन द्वारा जो 18 और 21 की आयु निर्धारित की गई, यह राज निर्णय है, हमें आयु उसी पर चलना चाहिए। अब आ जाइए कि यह कभी जो शास्त्रकार कहते हैं वेदाध्ययन परिसमाप्ति, कहा वेदाध्ययन करने के बाद कोई 12 वर्ष के बाद, 24 वर्ष के बाद, 36 से 48 वर्ष के बाद भी विवाह की काल बताए गए। ये सब इतिहास की बातें हैं। परंतु एक बात है कि जो 4 आश्रम है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे शास्त्रकारों ने दी है। तो गृहस्थ आश्रम अर्थात विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम प्रारंभ विवाह से हो जाता है। तो एक मूल कार्य है ब्रह्मचर्य समाप्ति काला। अब ब्रह्मचर्य काल क्या है? अध्ययन का काल के पूर्व और उसके पूर्व के संस्कार। तो हमें क्या करना है? इन कालों को एक साथ देखना चाहिए। तो हम कहेंगे अध्ययनोपरंत गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार आवश्यक है। अब विवाह संस्कार के लक्ष्य क्या होंगे? ये देखिए कुछ 16 संस्कारों के नाम यहाँ आपको दे रखे हैं। ये केवल आपकी जानकारी के लिए, हम उनका नाम इसलिए नहीं लेंगे कि आपने कल उपनयन संस्कार तक देखा, उसके बाद केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, उसके बाद आता है विवाह संस्कार। इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। अब विवाह कितने प्रकार के हैं? तो ब्राह्मो दैवस तथाचारसः प्राजापत्यस तथा असुरः गंधर्वो राक्षसश्चैव पैशासश्चाष्टमो अधमः। ये ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। अब ये सारे विवाह के लिए मुहूर्त का कार्य नहीं है।
ब्राह्मण विवाह के लिए जो सर्वोत्कृष्ट विवाह माना जाता है, उसमें हम काल का विवाह करेंगे। वो आसुर विवाह इत्यादि में तो, राक्षसों पैशाच विवाह इत्यादि में तो काल नहीं देखते, वो विवाह इत्यादि कर लेते हैं। तो लेकिन वहां लक्ष्य पूर्ति नहीं है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। जैसे आचार्य कह रहे भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्याः। महत्वपूर्ण है लग्न वसेन, जो विवाह का लग्न है, विवाह का काल है, उसके आधार पर जो दाम्पत्य जीवन है, जो पत्नी है और पति है, उसके बीच में शुभशील युक्ता, शुभ और गुणयुक्त जीवन चलने के लग्न वश्य में, उसके लग्न के आधार पर 3 लग्न यहां उपस्थित होंगे। वर का जन्म लग्न, कन्या का जन्म लग्न और विवाह का जन्म लग्न। देखिए एक भेद महत्वपूर्ण है, जब जातक जन्म लेता है तो विवाह के पूर्व जितने संस्कार होते हैं वह जातक के अकेले के संस्कार होते हैं। वास्तव में इसको दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी दोनों के एक साथ संस्कार होते हैं, तो यह गार्हस्थ जीवन में ये द्वितीय जन्म है और यहाँ जन्म संयुक्त रूप से होता है। इस संयुक्त रूप को कैसे जाने? जैसे अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप है, वागर्ता विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो कहा उस काल के लिए तस्माद् विवाह समयः परिचिन्त्यते ही तन्निघ्नतामुपगता सुतशील धर्माः। का जो भार्या जो विवाह करने, जिस कन्या से पुरुष का विवाह हो रहा है, वह शुभशील गुण से युक्त तो हो, लेकिन जब विवाह का समय हो उस काल का चिंतन करना है। समय का चिंतन कर 3 प्रकार के चिंतन है। वर का वर्ण करना चिंतन है, कन्या का वर्ण करना चिंतन है, वो उनके कुलशील इत्यादि के आधार पर करना है। परंतु इनका विवाह कब किया जाए, यह विवाह का समय चिंतन करना ही इस शास्त्र का परिचय है। क्योंकि विवाह के जो लक्ष्य हैं वो 5 लक्ष्य मुख्य हैं। सृष्टि करना, काम को सीमा में बांधना, स्वच्छंदता का काम न हो, 3 ऋणों में से पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़ाना। क्योंकि विवाह के बाद हम आत्मजा के रूप में अपना विस्तार करते हैं और विस्तार करने से हमारा ममत्व बढ़ता है, कुटुंब की भावना बढ़ती है। तो हम फिर क्या करते हैं, इस तरह से कुटुंब बढ़ाते बढ़ाते हम वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ये 4 लक्ष्य हो गए। 5वां लक्ष्य है कि विवाह में त्याग, क्षमा, धैर्य और संतोष, इन सब में बैलेंस करने का, इनसे संग्रह करने का, अभ्यास करने का गार्हस्थ जीवन है। गार्हस्थ जीवन को बहुत उतार चढ़ाव देखना। तो ऐसे विभिन्न उद्देश्यों से परिपूर्ण जो कार्य करने का गार्हस्थ जीवन है, उसके लिए तस्मात् विवाह समयः परिचिन्त्यते, विवाह समय का चिंतन करना चाहिए। अब विवाह के अंग क्या क्या होंगे? जैसा मैंने कहा, वर के वर्ण का समय चिंतन करना, कन्या के दान का समय चिंतन करना। अब कन्यादान में भी कई स्तर हैं, जैसे पाणी ग्रहण कराना, अग्नि साक्ष्य के संदर्भ में सप्तपदी का कार्य कराना। तो ये अलग अलग परंपरा भेद से पाणी ग्रहण के संस्कारों के भेद बताए, परंतु कोई भी परंपरा हो, काल के संदर्भ में सबको एक दायरे में रखना है। उसकी चर्चा मैं करूंगा। अब चर्चा कहां से प्रारंभ हो गई कि अगर कोई व्यक्ति विवाह का प्रश्न भी लेकर आता है तो उस काल के आधार पर ही उसके भविष्य के बारे में चिंतन करना। अगर शुभ भविष्य है तो विवाह करने का आदेश करना, शुभ भविष्य नहीं तो विवाह रोकने का आदेश करना। आदौ संपूज्य रत्नादिभिः रथ गणकम भेदेत स्वस्थ चित्तम कन्योद्वाह दिगीसा नलहय विशिखे प्रश्न लग्नादि बिंदु। यहाँ ध्यान आपको देना, प्रश्न लग्नादि बिंदु। प्रश्न लग्न में यदि चंद्रमा हो, अर्थात विवाह का प्रकरण चल रहा है, हमें विवाह से कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रश्न आया, उस प्रश्न काल में यदि चंद्रमा हो गए, दृष्टो जीवेन सद्यः, और गुरु से देखता है तो परिणय न करो गो तुला कर्कटाख्यम,
वहां स्यात् प्रश्नस्य लग्नम शुभ खचर युता अवलोकितम स्यात्। तो ये कुछ स्थितियां बताई कि ऐसे ग्रह स्थिति में शुभ विवाह होगा, शीघ्र विवाह होगा, और फिर उसके बाद विवाह के काल का निर्धारण करना। तो ये भी एक काल है, प्रश्न लग्न से समय का निर्धारण करना, उससे भविष्य को जानना। अब इसके बाद क्या है और किस प्रकार से जाने? वर और कन्या के जन्म काल के आधार पर उनके जन्मांक चक्र को देखकर उसमें शुभ अशुभ का ज्ञान करना, उसके आधार पर आगे बढ़ना। आप सभी ने व्यवहार में सुना होगा, किसी में वैधव्य योग है, किसी में मांगलिक दोष है। तो वो सब कैसे पता चला? ये पता चला जन्म काल के लग्न चक्र के आधार पर। तो विवाह में उसका भी विचार काल के रूप में करना है। जन्मोत्तम च विलोक्य बाल विधवा योगम विधाय व्रतम सावित्रा उत पैपलम ही सुतया दद्यादिमाम वारः संलग्ने अच्युत मूर्ति पिप्पल घटे। संलग्ने शब्द का जन्म काल का आपने देख लिया, तो उससे निवारण के लिए शुभ लग्न में, जो आगे लग्नादि बताएंगे, उन शुभ लग्नों में विवाह का कार्य करना चाहिए। और ये पता कब चल गया? जैसे ही जन्माक्षर देखा वहीं से पता चल गया वो दीर्घायुष्य है, या उसमें वैधव्य योग है, या उसमें मांगलिक दोष है। उसके लिए शास्त्रकार बहुत से सावित्री विवाह, पिप्पल विवाह, विष्णु विवाह इत्यादि ये सारे उपाय बताया है। उनको करने के बाद आगे बढ़ना है। अथवा प्रश्न लग्न काल में ही शंखभेरी विपंची रवै मंगलम जायते वै परित्यम तदा लक्ष्यते। हाँ, उस समय जैसे ही किसी ने विवाह का प्रश्न किया, वो उस काल को देखते ही अगर शकुन शंख भेरी विपंची इत्यादि मंगल ध्वनि सुनाई देने लगे, तो शुभ वाद्यों के शकुन से वो शुभ विवाह और शीघ्र विवाह कह देना है। तो ये काल के ऊपर इसका निर्णय है। अगर उसी काल में वायुसो खर श्वास श्रृगालोपी, अब प्रश्न लगने क्षण ये कुत्ते और उल्लू ऊंट भैंसा इत्यादि की आवाज हो जाए, अशुभ कर्कश ध्वनि सुनाई देने लगे, तो कहा यह अशुभ विवाह है। तो काल के आधार पर, शकुन के आधार पर भी निर्णय किया जाता है। इसके बाद अब आता है, जब ये सारे निर्णय हो गए, अब विवाह करना निश्चित हो गया, तो विवाह कब करे, किन दिनों में करे, क्या क्या प्रक्रिया करे। तो सबसे पहला कार्य होता है कन्या वर्ण करना, कन्या का चयन कर लेना। आजकल उसको नाम दिया गया रिंग सेरेमनी, कन्या वर्ण और वर वर्ण। तो हम कन्या वर्ण में कन्या का अपनी कुल परंपरा और शास्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्रालंकार का दिवी समेत ही फल पुष्प ही संतोष्यादौ, उसे फल पुष्प अलंकार आदि से संतुष्ट करते हैं। कहा कब करे, ये तो प्रक्रिया हो गई, प्रक्रिया बताना हमारा कार्य नहीं, हमें कब करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं विश्वस्वाति वैष्णव पूर्वात्रय मैत्री स्व वस्वाग्नेरिवाकर पीड्युतोचित वृक्षैहि उत्तराषाढ़ा श्रवण तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, अनुराधा, धनिष्ठा, कृतिका, और विवाह में भी जो नक्षत्र बताए उन नक्षत्रों में, शुभ वारों में, शुभ तिथियों में। पंचांग में आपको बताया नंदा भद्रा जय रिक्ता पूर्णा तिथियां है, उसमें से रिक्ता तिथि को छोड़कर किसी भी तिथि में, पापवार बताया है आपको वार के संदर्भ में, रवि मंगल और शनि को छोड़कर। अधिकांश लोग आजकल क्या करते हैं, कन्या वर्ण में छुट्टी का दिन देखते हैं कि रविवार को हम कन्या वर्ण करेंगे, पापवार को वर्ण करना शास्त्र विरुद्ध है। तो काल का निर्णय करना, ये जो नक्षत्र बताए उत्तरादि और पूर्वात्रय नक्षत्रों में अथवा विवाह के नक्षत्रों में, शुभवारों में, शुभ तिथियों में कन्या का वर्ण करना चाहिए। एक कार्य संपन्न हुआ, उसका काल निर्णय हमने कर लिया। अब कन्या वर्ण होने के बाद कन्या पक्ष वाले वर वर्ण करते हैं। तो वर का चयन करने के लिए भी धरणी देवोथवा कन्यका सोदरा शुभ दिने गीत वाद्यादि भी संयुतः वर वृत्तिम वस्त्र यज्ञोपवीतादिना ध्रुवयुतैर वहनि पूर्वात्रैरार्चरेत। अब कहा रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद,
कृतिका और तीनों पूर्वा इन नक्षत्रों में, यहां भी आप कह सकते हैं विवाह के नक्षत्रों में, शुभ तिथि में, शुभ वार में। अब पंचांग में से कम 3 अंग आपको मुख्यतः से देखने हैं, तिथि, वार, नक्षत्र। योग और करण भी देख लिया तो उत्तम बात है। योग में और करण, योग में शुभ योग देखिए और करण में विष्टिकरण नहीं होना चाहिए, भद्रा नहीं होनी चाहिए। ऐसे शुद्ध पंचांग काल में गीत, वाद्य, रत्न, फल, पुष्प, वस्त्र, अलंकार इत्यादि पुष्प फल से वर का चयन, पूजन करके चयन कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं वर वरण। तो यहाँ मुख्य प्रक्रिया तो कर्मकांड बताएगा, पौरोहित्य बताएगा, धर्मशास्त्र बताएगा, परंतु ज्योतिष केवल किस तिथि को, किस वार को, किस नक्षत्र को, किस योग में और किस करण में ये कार्य करना है, इतना निर्देशित कर रहा है। इसके बाद क्या है, कन्या वर्ण हो गया, वर वर्ण हो गया। अब आ जाइए विवाह कब करना। अब हमने वाग्दान तो कर लिया, तय तो कर लिया कि मुझे विवाह करना है, परंतु विवाह कब करें तो क्या समय निकालने से पहले कुछ मुख्य समय है जिसको कहते हैं ग्रह शुद्धि। गुरु शुद्धि वसेन कन्या नाम समवर्षेषु षडब्द को परिष्टात् रवि शुद्धिर वसात् शुभो वराणाम उभयोश्चंद्र विशुद्धितो विवाह। अब देखिए शास्त्रकार ने जो कन्या की आयु बताई है विवाह करने की, अभी हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वह एक विवादित विषय है, परंतु यदि आज के राज्य शासन ने 18 वर्ष की आयु निर्धारित की है तो कह रहा है कन्या का विवाह सम वर्षों में। तो अब 18 से क्या लेंगे, 18, 20, 22 इस तरह से समय लेंगे, सम वर्ष होना चाहिए। और क्या देखना है, पुरुष का विवाह सम वर्षों में, अर्थात अभी 21 है, 21, 23, 25 इन वर्षों में। और क्या देखना है, गुरु शुद्धि वसेन कन्या का नाम, कन्या के चक्र में गुरु शुद्धि देखनी है। अब गुरु शुद्धि कैसे होगी, देखिए एक बात और भी तय है, गुरु अस्त 2 प्रकार की शुद्धियां देखनी है। एक तो मुहूर्त के लिए शुक्र और गुरु इन दोनों का उदित होना आवश्यक है। ये दोनों यदि अस्त हैं तो विवाह मुहूर्त नहीं मिलेंगे, परंतु विवाह उस वर्ष में उनके उदित होने पर होगा ये भी तय नहीं है, क्योंकि गुरु शुद्धि होनी चाहिए। और वह गुरु शुद्धि उस जातक के जन्म काल के ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है, और जिस वर्ष विवाह करना उस वर्ष के गुरु पर निर्भर करता है। कैसे कि उसकी राशि से अगर गुरु चतुर्थ स्थान में, अष्टम स्थान में और द्वादश स्थान में होगा तो वह निंदित कहलाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान में होगा तो वह पूज्य या उत्तम कहलाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कन्या का लग्न मेष है, जब उसका जन्म हुआ था तो मेष लग्न में जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो राशि वृत्ति जिसमें सूर्य घूमता है उसका मेष लग्न का भाग क्षितिज वृत्त के पूर्व क्षितिज में था, इसलिए उसका जन्म मेष लग्न का कहलाया। अब मेष लग्न में उसकी राशि भी कल्पना कर लीजिए मेष, क्योंकि शुद्धि का विचार राशि से करना है, तो वहां मेष राशि भी है। अब देखना है मेष से चतुर्थ अर्थात कर्क का चंद्र, कर्क का गुरु, अष्टम अर्थात वृश्चिक का गुरु, क्रम से गिनेंगे मेष वृषभ मिथुन, कर्क चतुर्थ हो गया, सिंह कन्या तुला वृश्चिक अष्टम हो गया, धनु मकर कुंभ मीन 12वां हो गया। तो कहा चतुर्थ का गुरु, अष्टम का गुरु और 12वें भाव का गुरु होगा तो गुरु शुद्धि नहीं प्राप्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि संख्याओं में होगा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का गुरु एक वर्ष में एक राशि का भोग करता है, तो 12 राशियों का भोग करने में 12 वर्ष लेता है। तो जैसे ही कन्या का विवाह करना है तो उस वर्ष अगर वह उसकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें वर्ष में जा रहा है तो गुरु शुद्धि नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त है तो या तो उत्तम है या पूज्य होकर के गुरु शुद्धि का लाभ लिया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार वर में सूर्य शुद्धि देखनी है। वर की कुंडली में भी उसकी राशि से चौथे स्थान में सूर्य,
अष्टम स्थान में सूर्य और 12वें स्थान में यदि सूर्य होगा तो सूर्य शुद्धि प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त स्थान में होगा तो उसे सूर्य उत्तम या पूज्य कहेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो शुद्धि है ये गुरु और चंद्र ऐसा सूर्य क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका काल से संबंध है। आपने सूर्य चंद्र को पहले पढ़ा है, और चंद्र शुद्धि दोनों में देखनी है, वर में भी कन्या में भी। तो अब गुरु की शुद्धि इसलिए देखनी है कि गुरु पति का कारक होता है। कन्या की कुंडली में गुरु दाम्पत्य का कारक होता है, तो उसे बलवान होना आवश्यक है। क्योंकि विवाह हम इसलिए नहीं करें आज विवाह किया कल त्याग दिया, क्योंकि संसार के जितने विवाह की पद्धतियां हैं उसमें सनातन पद्धति जो वैदिक पद्धति है उसमें विवाह करने की तो विधि है, विवाह विच्छेद की विधि नहीं है। जैसे यमनों में विवाह और तलाक दोनों का, निकाह और तलाक विवाह नहीं है, वो निकाह है। विवाह का अनुवाद निकाह नहीं है, क्योंकि निकाह के साथ तलाक बना हुआ है, विवाह के साथ तलाक शब्द नहीं है। मैरिज के साथ डाइवोर्स है, लेकिन विवाह के साथ विच्छेद नहीं है। तो यहां विवाह में गुरु पति कारक अर्थात उसके दाम्पत्य जीवन का कारक है। यहां विवाह एक बार हो गया तो मृत्यु के बाद ही विवाह बंधन से मुक्ति है। इसी प्रकार जो सूर्य क्यों देखते हैं कि सूर्य आत्मा रवि शीतकर सुचेता का है, सूर्य उस जातक के दीर्घायुष्य के और बल, क्योंकि वर को उस गार्हस्थ जीवन को चलाना है, चलाने की जो बल प्राप्ति होगी वो सूर्य से प्राप्ति होगी। और दोनों में चंद्रमा क्यों देखना है कि दोनों की मानसिक शुद्धि, कि चंद्रमा मन है और दोनों के मन में प्रसन्नता और शुद्धि होनी चाहिए, इसलिए वहां सूर्य शुद्धि, चंद्र शुद्धि, गुरु शुद्धि, चंद्र शुद्धि, ये शुद्धि का विचार कर लेंगे तो ही मुहूर्त के लिए जाएंगे। शुद्धि नहीं है तो मुहूर्त के लिए हम नहीं जा सकते। अब विवाह में कौन कौन से मास लेने हैं, मिथुन कुंभ मृगाल वृखा जगह। अब यहाँ मास का अर्थ तो चंद्रमा के मास हैं, 12 मास को आप जानते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इत्यादि। लेकिन अब उसमें आपने मास की परिभाषा में पढ़ा होगा कि जिस मास में सूर्य की संक्रांति होती है वह मास कहलाता है, जिसमें संक्रांति नहीं होती वो 6 मास कहलाता है, और जिसमें 2 संक्रांति संक्रांति वो अधिक मास, जिसमें 2 संक्रांति वो 6 मास। असंक्रांति मासो अधिमास, जिसमें संक्रांति नहीं वो अधिमास, जिसमें 2 संक्रांति हो जाए वो 6 मास, और जिसमें 1 संक्रांति हो जाए उसे मास। तो कहा सूर्य की मेष संक्रांति का मास चांद्रमास, वृषभ संक्रांति का चांद्रमास, मिथुन संक्रांति का चांद्रमास, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इन राशियों का यदि सूर्य संक्रमण कर रहा है जिस चांद्रमासों में, उन्हीं चांद्रमासों में विवाह निर्धारित किया गया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो अधिकांश सूर्य के सभी संक्रांतियां तो उत्तरायण की हैं, परंतु एक संक्रांति अर्थात वृश्चिक की संक्रांति दक्षिणायन की है। तो दक्षिणायन में केवल वृश्चिक की संक्रांति में ही विवाह होता है। अब यह जो सूर्य संक्रांति, तो एक स्टेप में हमने गुरु शुद्धि से देख लिया, वहां से बात बनी तो अब हम मास में आए। अब मास में यदि बात बन गई तो अब देखना है कि जन्म मास में विवाह नहीं होगा, जन्म नक्षत्र, विवाह का नक्षत्र होते हुए विवाह नहीं होगा, जन्म तिथि में भी विवाह नहीं होगा। अब ये 3 और भी निकाल देने हैं, क्यों विवाह का मुहूर्त इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है विवाह मुहूर्त मिलना। तो क्यों, क्योंकि एक नया जीवन प्रारंभ कर बहुत सुव्यवस्थित तरीके से गणितीय पद्धति से इसको देखना है। तो जन्म मास, जन्म नक्षत्र और जन्म तिथि, इनको छोड़ करके जो मुहूर्त मिलेगा उसमें विचार करेंगे। आगे और क्या क्या विचार करेंगे, तो ये सब काल है, जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म तिथि। परंतु इसके लिए कुछ वचन है अन्य आचार्यों का कि कोई कोई आचार्य कहते हैं ये विषय कि जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि त्याग देनी है, यह केवल प्रथम संतति में ही ऐसा करना चाहिए, द्वितीय संतति के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है। इसी तरह ज्येष्ठ,
कन्या भी अपने माता पिता की ज्येष्ठ है, वर भी अपने माता पिता का ज्येष्ठ है, और ज्येष्ठ मास है, ऐसे में त्रिज्येष्ठ कहलाता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास काल है। तो इस काल में भी विवाह नहीं होगा। एक ज्येष्ठ होगा तो उत्तम, दो ज्येष्ठ होंगे तो मध्यम, और तीन ज्येष्ठ होगा तो त्याज्य है। तो ऐसे ज्येष्ठ मास में विवाह मुहूर्त होते हुए भी त्रिज्येष्ठ हो जाने पर विवाह नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए, जिस काल में वर कन्या का जन्म हुआ उसके आधार पर क्या फल करता है, तो उनके साथ विवाह करे या नहीं करे इसका निर्णय भी करना है। ससुरो विरास महिजौ सुतराम विदत्तः कन्या सुतो निरतिजौ ससुरम हतश्च ज्येष्ठा भजात तनया सुधवाग्रजम्बा शक्राग्निजा भवति देवरनाश कर्तृ। वहां का यदि अश्लेषा में वर लड़के का जन्म हो या लड़की का, अगर आश्लेषा का जन्म है तो वह अपनी सास अर्थात पति की माँ या पत्नी की माँ, उनको मृत्यु यहाँ शब्द कहा है। मृत्यु का अर्थ केवल आत्यंतिक मृत्यु मत समझिए, उनको शारीरिक कष्ट होना स्वाभाविक है। इसी तरह मूल नक्षत्र में वर या कन्या कोई जन्म लेता है तो उसके ससुर को शारीरिक कष्ट स्वाभाविक है। इसी तरह ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि कन्या का जन्म है तो अपने ज्येष्ठ अर्थात पति के बड़े भाई को शारीरिक कष्ट प्रदान प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगर विशाखा नक्षत्र में जन्म है, यह काल का संदर्भ है जब जन्म लिया, विशाखा नक्षत्र की कन्या है तो वह अपने पति के छोटे भाई अर्थात जिसको देवर कहते हैं उसके लिए शारीरिक कष्ट का एक संकेत प्राप्त होता है। आगे चल के आचार्य ने इस पर बहुत ही मंथन किया। इसमें चरण भेद से भी प्रथम चरण का जन्म है, द्वितीय चरण का जन्म है, तृतीय चरण का जन्म है, चतुर्थ चरण का जन्म है, इसके अलग अलग भेद बताए हैं। मैं वो उतने विस्तार से आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको प्रथम जानकारी क्या है वो आपको बताना चाहिए। अब इसके बाद जब इतना हो गया, वर वर्ण कन्या वर्ण करने के पूर्व ये कार्य करना है, उनके जन्म नक्षत्रों के आधार पर उनका गुण मिलान करना है। गुण मिलान में क्या है, वर्णोवस्य तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी चैत्य गुणाधिका। अब ये जो वर्णवस्य तारा योनि ग्रह मैत्री गणकूट भकूट नाड़ी है, ये सभी जन्म काल के आधार पर निर्धारित होते हैं। अब इसमें आप सभी जानते हैं कि 36 गुण होते हैं। 18 गुण से ज्यादा होगा तो ही विवाह होगा, और एक नाड़ी होगा तो विवाह नहीं होगा। तो ये सब विस्तार से विषय है, ये विषय विशेषज्ञ के पास जाकर के ये सब कर लेना चाहिए। परंतु यह भी एक काल का निर्णय है, क्योंकि जन्म काल के समय स्त्री और पुरुष के जन्म काल के समय के आधार पर यह नाड़ी एकत्रीकरण देखा जाता है, यह गुण एकत्रीकरण देखा जाता है। तो यह भी काल का विषय है। और क्या है, अब जन्म लग्न से जो विवाह लग्न है, लग्नों में बहुत से लग्न लिए हैं जिसमें विवाह करना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि कुछ लग्न ऐसे हैं जिनको त्याग देना चाहिए। जैसे जन्म लग्न भयोर मृत्योर रासो निष्ठक्कर ग्रह एकाधिपत्य राशि सब मैत्रे व नैव दोषकृत। जन्म लग्न और राशि से, जन्म राशि से 8वीं राशि का यदि लग्न हो, जैसे मेष लग्न, मेष राशि का जन्म है, मेष लग्न का जन्म है, 8वीं राशि वृश्चिक आएगी, अगर वो विवाह लग्न है वो अशुभ है, यानी 8वां लग्न त्याग देना है। ठीक इसी प्रकार, लेकिन कब नहीं त्यागना है, जैसे मेष के लिए वृश्चिक हमने त्यागने को कहा, लेकिन वही नीचे कह रहा है एकाधिपत्य राशि समैत्रे, क्योंकि मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल एकाधिपत्य हो गया, ऐसे में उसे अष्टम का दोष नहीं लगेगा। अथवा लग्न और अष्टम में ग्रह मैत्री हो जाए तो भी उनके अधिपतियों में, तो ही विवाह उस लग्न में कर सकते हैं। अब देखिए, सामान्यतः हम विवाह मुहूर्त निकालते हैं तो जो पंचांग में लिखा है वो मुहूर्त लेके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इतना विस्तार से सूक्ष्म विवेचन करना है। इसी तरह दिन के 16 मुहूर्त, रात्रि के 16 मुहूर्त ग्रंथों में दिए हुए हैं। जो जिन मुहूर्तों में कहे गए उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। उनमें से एक मुहूर्त देखिए, दिन में अभिजित मुहूर्त आता है।
दिन में 15 मुहूर्त है, उसमें जो मध्याह्न का मुहूर्त है वह अभिजित मुहूर्त कहलाता है। 15 मुहूर्त होने का अभिप्राय क्या है? 2-2 घटी के एक एक मुहूर्त होते हैं। बहुत से कार्य अभिजित मुहूर्त में किए जाते हैं। तो अभिजित मुहूर्त क्या कहलाया? दिन के मध्याह्न के, दिन और अस्त, सूर्योदय सूर्यास्त के बीच का समय निकाल लेंगे, उसमें मध्य की जो 2 घटी है अर्थात 48 मिनट है, वह क्या कहलाएगा? अभिजित मुहूर्त कहलाएगा। इसी तरह रात्रि में भी 15 मुहूर्त आते हैं। क्योंकि इसका विवाह से संबंध नहीं है, फिर भी मुहूर्त का कार्य आता है। यह इसलिए है कि जो कार्य जिस नक्षत्र में कहा गया, अगर उस नक्षत्र में नहीं हो रहा है और करना आवश्यक है विवाह भी, तो इन 15 और दिन के 15 और रात्रि के 15 मुहूर्तों में से उनके अधिपति से, उनके स्वामी से संबद्ध जो मुहूर्त आएगा उसमें वो कार्य कर लेना चाहिए। अब आ जाइए अभिजित मुहूर्त कैसे, कुछ नक्षत्रों के विचार, क्या क्या विवाह में नक्षत्र लिए वो शास्त्रकार बता रहे हैं। पहले कहा ना वर वर्ण कन्या वर्ण में कि विवाह के नक्षत्र ले लेने चाहिए। तो विवाह नक्षत्र में मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मगा, रोहिणी, तीनों उत्तरा और स्वाति, ये नक्षत्र लेने हैं, परंतु ग्रह वेद रहित। अब आगे चल के बहुत विस्तार में थोड़ा सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो सप्तसला का और पंचसला का वेद आता है। तो कहा यदि उनसे पाप ग्रहों से विद्ध है लग्न, एक तो पहले किसी ग्रह से विद्ध नक्षत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर विद्ध भी है तो पाप विद्ध है तो वो नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ जो अभिजित नक्षत्र को भी लोग विवाह में लेते हैं, तो अभिजित कहां से आया? उत्तराषाढ़ा का अंतिम चरण, अर्थात उत्तराषाढ़ा का जितना मान है उसका 1/4 लास्ट का, और श्रवण के प्रारंभ की 4 घटी कहें या श्रवण के पूरे मान का 15वां भाग जो प्रारंभ का है, उन दोनों को मिला देने से जो काल बनता है वह अभिजित मुहूर्त कहलाता है। ये करने के बाद और क्या विचार करना है? बाण दोष का विचार करना है। देखिए 5 बाण होते हैं, रोग बाण, अग्निबाण, राजबाण, चौरबाण, मृत्यु बाण, और विवाह में यही जो अंतिम बाण है मृत्यु बाण, वो त्याज्य है। तो बाण कैसे निकलेगा? जो मुहूर्त की तिथि आप ले रहे हैं उसकी गत तिथि की संख्या ले लीजिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिन लीजिए, गत तिथि का नंबर 5, 10, 15 जो भी है वो ले लीजिए, और उसमें जो लग्न में विवाह कर रहे हैं वो लग्न की संख्या कैसे? अगर धनु लग्न है तो 9 जोड़ दीजिए, वृषभ लग्न है तो 2 जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें 9 का भाग दे दीजिए। भाग देने पर लब्धि कुछ भी आए, जो शेष बच गया वह बाण कहलाएगा। एक बचेगा तो रोग बाण, अग्निबाण, इस तरह से राजबाण, चौरबाण। तो यदि मृत्यु बाण आता है तो मेरा मानना है कि मृत्यु बाण में विवाह नहीं करना चाहिए। अब मृत्यु बाण में भी अगर विवाह करना ही है तो भी उसके कुछ परिहार आचार्य ने बताए हैं, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। अब मृत्यु बाण के लिए जो नंबर्स हमने बताए आपको, उन नंबर्स को देखिए। ये भाग देने पर जो शेष रहता है वो कितने कितने नंबर पे कौन सा बाण आएगा, वो कैसे है कि अगर 8 बचेगा तो रोग बाण, 2 शेष बचेगा तो अग्निबाण, यहां नहीं लिखा इसलिए बता रहा हूं, 4 शेष बचेगा तो राजबाण, 6 शेष बचेगा तो चौरबाण, और 1 शेष बचेगा तो मृत्यु बाण होगा। तो 9 का भाग देने के बाद अगर 1 शेष बचता है तो समझ जाइए कि यह मृत्यु बाण है, और मृत्यु बाण में विवाह नहीं करते। रोग बाण में औषधि, अग्निबाण में गृहच्छादन, राजबाण में राज्य कार्य, चौरबाण में धन संग्रह, अन्न संग्रह नहीं करते। इसी प्रकार मृत्यु बाण में विवाह नहीं करते। लग्न शुद्धि भी देखनी है। लग्न का नवमांश पति यदि उसे देखता हो, या नवमांश का सप्तम का पति भी उसे देखता हो, या शुभग्रह की युति हो, ये सब लग्न, वास्तव में ये ज्योतिष का विषय है। तो लग्न बलवान कैसे होगा? क्योंकि नवमांश से विवाह देखते हैं। यदा लग्नांशेषु लवमत तनु पश्यति युतो भवेद्वा
वोढु शुभ फलम अनल्पम रचयति। तो लग्न का जितना महत्व है उससे ज्यादा लग्न के नवमांश का महत्व है। तो इस तरह से लग्न के नवमांश और उसमें सप्तम नवमांश यदि बली है तो विवाह शुभ होता है। तो केवल लग्न को मत देखिए, एक लग्न को 9 भाग करेंगे, एक लग्न लगभग 2 से सवा 2 घंटे का, उसके 9 भाग करेंगे यानी 15-15 मिनट के, उसमें यदि नवमांश पति बलवान है तो उसमें विवाह करना चाहिए। इसको कहते लग्न शुद्धि देखना। अब कुछ और लग्न है, भगवंत कांड लग्नानी, ये सब लग्न है। जैसे दिन में विवाह हो रहा है या रात्रि में विवाह हो रहा है। तो दिन में तुला और वृश्चिक और रात्रि में धनु और मकर का यदि लग्न है तो उसे वधिर लग्न कहते हैं। तो इसका फल क्या होगा? वधिर लग्न में विवाह करने से दरिद्रता आती है। और अगर दिन में मेष और वृषभ और सिंह का लग्न है विवाह का, रात्रि में मिथुन कर्क और कन्या का लग्न है, तो वह अंध लग्न कहलाएगा। अंध लग्न का फल क्या है कि वह दिन में वैधव्य का फल देता है और रात्रि में यदि अंध लग्न है तो संतति नाश करता है। ठीक इसी प्रकार अगर कुंभ लग्न में दिन में विवाह है अथवा मीन लग्न में रात्रि में विवाह है तो पंगु नामक दोष है का। इसका फल क्या है? का धननाश यानी दरिद्रता प्राप्ति। और अब ये सब इतना यदि हमने देख लिया तो आप सोच रहे होंगे तब तो मुहूर्त मिलना बड़ा कठिन है। और मुहूर्त एक तो बड़े संयोग से वर मिला या कन्या मिली और इन्होंने इतने मुहूर्त के लक्षण बता दिए तो विवाह ही होना असंभव दिख रहा है। कहा नहीं, अगर उस लग्न पर जो दोष युक्त है पगवंद कांड लग्नानी में, अगर उस पर गुरु की दृष्टि है, सप्तम पंचम और नवम पूर्ण दृष्टि है, तो सारे ये जो अशुभ फल बताए वो समाप्त हो जाएंगे और शुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए गुरु की दृष्टि इन दोषों के संदर्भ में देखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ये लग्न में कौन कौन से लग्न लेने हैं तब? तो कहा उत्तम विवाह के लिए उत्तम लग्न है मिथुन, कन्या, तुला और धन। इन 4 लग्नों में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि अन्य लग्न त्याज्य है, अन्य लग्न मध्यम है। ये 4 सबसे उत्तम फल देने वाले, वो आपको बता रहा हूं। अगर मीन के नवमांश में भी विवाह हो, मीन का नवमांश क्या है? कोई भी लग्न हो उसका यदि नवमांश मीन में आ जाता है तो उसमें भी विवाह करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्मुक तौली कन्या युग्म लवे जसगे वा यदि भवेत उभयास्तरहि सति खलु कन्या। बस थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है यहाँ। अब परिहार, मान लीजिए इतने हमने विवाह के मुहूर्तों के बारे में चर्चा कर ली, लेकिन यह विवाह आगे एक और विषय आएगा, गोधुली मुहूर्त आपने सुना होगा, उसकी चर्चा करके मैं चूंकि आज आपका प्रश्नोत्तर भी 10 मिनट लूंगा इसलिए अभी बंद करेंगे। तो अगर ये सारे मुहूर्त के दोष आदि दिख रहे हैं परंतु विवाह लग्न में त्रिकोणे केंद्रे वा मदन रहिते दोष शतकम हरित साम्य, केंद्र या त्रिकोण में अर्थात 1, 4, 7, 10 और पंचम नवम में लग्न के इन भावों में सप्तम को छोड़कर अगर बुध बलवान है तो 100 दोषों का विनाश हो जाता है। और अगर बुध के स्थान पर ठीक त्रिकोण या केंद्र में 7वें स्थान को छोड़कर शुक्र यदि विराजमान है शुभग्रह तो 200 दोष का भी विनाश हो जाएगा। फिर उन दोषों का विचार नहीं करना। और जैसा अभी पिछले श्लोक में कहा था, यदि गुरु दृष्ट है पगवंद कांड लग्नानी में, लेकिन अगर गुरु सप्तम भाव से को छोड़कर लग्न चतुर्थ पंचम नवम दशम में है तो लक्ष दोष 1,00,000 दोषों का भी वह विनाश कर देता है। तो दोषाणाम दहन इति तूलम समयति, जैसे रुई के बहुत बड़े समूह को, कपास के बहुत बड़े समूह को एक आग की चिंगारी संपूर्णतया समाप्त कर देती है, वैसे ही दोषों के समूह को यह गुरु उपस्थिति मात्र से संपूर्ण का नाश कर देता है। तो अगर गुरु बलवान है तो इतने दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। एक लग्न है गोधुली। अब गोधुली आप सभी जानते हैं, सायंकाल को हम गोधुली कहते हैं। गोधुली में लग्न में तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण इन सब का दोष नहीं लगता। मुहूर्त के जितने दोष अभी गिनाए वो भी विचार नहीं करते। लेकिन गोधुली किसको कहें ये आपको बताना आवश्यक है।
मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास में जब सूर्य बिंब अस्त को जा रहा है, पूर्ण दिख रहा है लेकिन प्रभाहीन हो गया, वह गोधूली बेला है। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, आषाढ़ में सूर्य का आधा बिंब अस्त हो गया, आधा दिखाई दे रहा है, वो गोधूली बेला है। ठीक इसी प्रकार श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में जब सूर्य बिंब पूर्णतः अस्त हो जाए, तारा दिखाई न दे, वह गोधूली बेला है। तो ऐसे सकल शुभ कार्यादो, संपूर्ण विवाहादि शुभ कार्य भी उस गोधूली काल में करते हैं। मैंने आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा के संक्षेप में बताने का प्रयास किया कि विवाह के संदर्भ में। मैं चाहूंगा अनुज 10 मिनट हम आपके प्रश्नों को लें। जी सर, जी सर, अवश्य सर। तो आप क्योंकि लोग विषय तो बहुत विस्तार है, जितना आपके लिए आवश्यक है उतनी चर्चा मैंने की। जी सर, धन्यवाद। तो आप लोगों को क्वेश्चन इत्यादि, प्रश्न इत्यादि कुछ है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछिए, हम एक एक प्रश्नों को पढ़कर यहाँ पर उत्तर देंगे सर की सहायता से। तो एक क्वेश्चन तो सर किसी ने पूछा था कि अभिजीत मुहूर्त के विषय में, शायद उसको तो आपने व्याख्यान में ही बता दिए, तो शायद उनको उनका उत्तर मिल चुका है। नहीं, ध्यान दीजिए, अभिजीत मुहूर्त दो प्रकार से आते हैं, एक अभिजीत काल है, एक अभिजीत नक्षत्र है में कहलाते हैं। वह अभिजीत नाम तो है, परंतु वह उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण के प्रारंभ की 4 घटी मिला के अभिजीत का काल बनता है। परंतु जिस अभिजीत मुहूर्त की चर्चा होती है वह प्रतिदिन मध्याह्न में, अर्थात सूर्योदय सूर्यास्त का काल निकालिए, आधा करने के बाद, जैसे मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय है, 6 बजे सूर्यास्त है और 12 बजे मध्यम आएगा। रोज 6 बजे सूर्योदय सूर्यास्त होता नहीं, तो थोड़ा कई बार यह मध्य बिंदु 12 बजे से थोड़ा पहले, 12 बजे से थोड़ा बाद में भी आएगा। तो वो बिंदु ले लीजिए और उसमें 2 घटी, अर्थात उस बिंदु से 1 घटी पूर्व और 1 घटी पर, मान लीजिए 12 बजे वो बिंदु आ गया, तो 12 बजे से 1 घटी यानी 24 मिनट पहले और 12 बजे से 24 मिनट बाद, ये अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा, 48 मिनट, क्योंकि एक मुहूर्त 2 घटी का होता है। नेक्स्ट। जी सर, एक क्वेश्चन और है, has Ashtakut Milan lost its relevance since it's observed that even those who has above 30 plus गुना। सर ये अष्टकूट विचार के ऊपर थोड़ा कुछ पूछ रहे हैं। विवाह खंडित अष्टकूट के बारे में हाँ ध्यान दीजिए। हाँ सर, 18 और 36 गुण वाला कुछ है, वो उनका प्रश्न है सर। हाँ ठीक है। अष्टकूट का जो मिलान है, वास्तव में ये मिलान क्या है? मिलान है दाम्पत्य जीवन के लिए हमारा लक्ष्य क्या है? सुतशील धर्मा, संतति प्राप्त करना, गुणवान संतति प्राप्त करना, धर्माचरण को संपादित करना। तो ये तीनों कार्यों के लिए जितनी आवश्यक है, अब कुछ कार्य शरीर संबद्ध है, कुछ कार्य धर्म कृत्य संबद्ध है, कुछ कार्य व्यवहार संबद्ध है, कुछ कार्य कीर्ति संबद्ध है। तो इन सारे कार्यों को लक्ष्य में रखते हुए उनको एक मार्किंग दिया है, मेजरमेंट दिया है। वर्णोवस्य तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम करके 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्किंग दिया है। उन 8 में जो सबसे 8वां भाग है नाड़ी, अर्थात तो सुतशील धर्मा में सुत सबसे महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स दिए। उसके कारण, उसका कई कारण है। उसका आयुर्वेद कारण है, उसका दाम्पत्य जीवन कारण है। तो इन कारणों में से कहा गया कि किसी के साथ यदि जीवन मुझे जीना है तो कम से कम 50% तो उससे हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। तो संपूर्ण गुणों को यदि हम देखते हैं तो वो 36 की संख्या आती है। यदि उसको आधा कर दे तो 18 आता है। इसलिए आचार्यों ने 18 गुण से नीचे विवाह वर्जित कहा है, और 18 से ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वह शुभ मिलान कहा जाता है। 30 के ऊपर तो अति उत्तम मिलान कहा जाएगा। नेक्स्ट। जी सर,
एक सर ये कुछ योग के बारे में पूछा। इफ अ फीमेल चार्ट हैज मार्स मर्क्यूरी वीनस कंबस्ट इन 7th हाउस विद सन एंड जुपिटर is in 12th house, then can a good lagna help to avoid any malefic effects on the chart? करके ऐसा कुछ नहीं, question। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि यह विवाह लग्न के बारे में पूछ रहे हैं या वर के चक्र के बारे में या कन्या के चक्र के बारे में, क्योंकि तीनों का मैचिंग होना चाहिए। देखिए, विवाह लग्न तो एक, मैंने कहा ना, विवाह ही एक जन्म है। अगर जन्म कुंडली में जो अशुभत्व है उसे परिवर्तित करना है तो विवाह लग्न में वो बलशाली और शुभत्व की ओर होना चाहिए। तो अब दोनों के चक्र मिलान, गुण मिलान अलग है, दोनों के वर कन्या के चक्र का भी मिलान आवश्यक है। गुण मिलान प्रथम दृष्टया उत्तम दृष्टि है कि चक्र मिलान भी हो, और तृतीय अति उत्तम है कि गुण, चक्र और विवाह लग्न, इन तीनों में उत्तमता है तो ही उत्तम विवाह कहलाएगा। क्वेश्चन ये है सर, गुरु बुध शुक्र को सप्तम में छोड़कर केंद्र में होना अनेक दोषों को दूर करता है, यह नियम लग्न कुंडली में देखना है अथवा गोचर में? नहीं, यह विवाह लग्न में देखना है। जिस काल में हम विवाह कर रहे हैं वो भी कोई समय होगा ना, उस समय का एक लग्न चक्र बनाएंगे, उस समय सप्तम में नहीं होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? लग्न में होगा तो भी ठीक है, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दसम में हो, अर्थात इन 5 स्थानों में हो तो शुभ है। सप्तम में होगा तो वो शुभ ने वो दोष का नाश नहीं करता है, क्योंकि कारको भावना साय, यह सप्तम शुद्ध होना चाहिए। सप्तम दाम्पत्य जीवन है, उसे शुभ कहा है। नेक्स्ट। हाँ सर, विवाह कब होता है इसका भी काल होता है या डिसाइड करने मात्र से देखना चाहिए प्लीज, ऐसा कुछ? नहीं, विवाह कब होता है इसके लिए हमने प्रश्न लग्न से 2 बातें बताई थी। प्रश्न लग्न के आधार पर भी हम बता सकते हैं विवाह कब होगा, अथवा जिसके विवाह का प्रश्न है उसके जन्माक्षर को देख करके विवाह की दशा अथवा विवाह को कराने वाले ग्रहों की अंतरदशा जब आएगी तो ही विवाह होगा। केवल हमारे सोचने से, बहुत से लोग सोचते हैं हमारा विवाह इस साल हो जाए, 10 साल तक नहीं होता। सोचने और चिंतन करने से नहीं होगा, जब उसका काल आएगा और वह काल उसके जन्माक्षर के आधार पर और गोचर के दोनों के संयुक्त रूप में आने पर आता है। Some cases come with request for muhurta date and time, intercaste and interreligion marriages. What to be seen where birth time and date not known clearly? ठीक है, अब जिसके ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, मुहूर्त क्या है? वर और कन्या के विवाह का मुहूर्त है। अगर उपलब्ध है तो जन्माक्षर से मिलान मिलाएंगे, अगर उपलब्ध नहीं है तो हम एक और रास्ता आचार्य देते हैं कि उनके व्यवहार नाम से मिलान तो मिला लेंगे, लेकिन उनका चक्र तो मिलेगा नहीं। लेकिन विवाह लग्न को तो हम सिद्ध कर सकते हैं, वहां विवाह लग्न मात्र विचार करना चाहिए, मुहूर्त मात्र विचार करें। Next, why timings of modern marriages are kept after midnight only? रात्रि में ही कुछ आजकल विवाह के होते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, 2 प्रकार। अभी मैंने आपको रात्रि के लग्न, दिन के लग्न देखिए, दिन रात्रि का वहां भेद नहीं है। दिन में भी विवाह हो सकता है, रात्रि में भी विवाह हो सकता है। कुछ परंपराओं में केवल रात्रि में विवाह। देखिए, इसमें कुछ तो हमारे शास्त्र के नियम चलते हैं, कुछ हमारे उस क्षेत्र के क्षेत्र धर्म चलते हैं, जिसको लोक धर्म कहते हैं। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना करणीयम, कई नियम हमारी कुल परंपरा के आधार पर होते हैं। जैसे अभी मध्य भारत में, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में कई जगह केवल रात्रि में ही विवाह होते हैं, गोधूली में ही विवाह होते हैं, दिन में नहीं होते, क्योंकि वो एक परंपरा है। शास्त्र विधि निषेधित नहीं, का वो एक परंपरा है। मध्य भारत में, महाराष्ट्र आदि में दिन में भी विवाह होते हैं, रात्रि में कम होते, रात्रि में भी होते हैं। तो यह एक कुल धर्म की परंपरा।
लग्न आचार्य कह रहे मुहूर्त जो है वह होना चाहिए, तिथि शुद्धि होनी चाहिए, लग्न शुद्धि होनी चाहिए, उसमें सारे दोष का नाश होना चाहिए, ये विवाह का नक्षत्र होना चाहिए, वार होना चाहिए, तो ही विवाह होना। वो दिन में है कि रात्रि में, ये महत्व का नहीं है, क्योंकि उनका निराकरण तो गुरु और बुध और शुक्र के दृष्टि और स्थान से भी हो सकता है। नेक्स्ट सर, बोलिए। हेलो जी सर, ये 30 गुण मिल जाए, 36 गुण मिल जाए तो विवाह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसा प्रश्न भी आया था। हाँ जी, नहीं एकदम ठीक कहा उन्होंने। अभी मैंने एक वार्ता थोड़ी देर पहले कही थी, 3 स्तरों में विवाह करने का विचार करना है। प्रथम स्तर है गुण मिलान, द्वितीय स्तर है चक्र मिलान, तृतीय स्तर है विवाह लग्न। तो विवाह लग्न तो सबको देखना है, लेकिन जो 2 स्तर है गुण मिलान और चक्र मिलान, 36 गुण मिल गया और चक्र मिलान नहीं मिला। मान लीजिए 36 गुण मिल गए, परंतु वर कन्या में से कोई एक प्रबल मांगलिक है, प्रबल दारिद्र्य योग वाला है, या गुण मिलान से नहीं पता चलेगा, ये चक्र मिलान से पता चलेगा, तो भी विवाह नहीं करना। और 18 से कम भी गुण मिल गए, ऐसे में विवाह का निर्णय दिया जाता है, क्योंकि वह चक्र मिलान यदि उत्तम, प्रथमतया गुण मिलान, उससे उत्तम है चक्र मिलान। अगर चक्र मिलान सर्वोत्तम है तो गुण मिलान को थोड़ा कम होने पर भी लिया जा सकता है, लेकिन गुण मिलान ज्यादा है, चक्र मिलान पूरा विरुद्ध है, तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। उसके लिए चक्र मिलान से निर्णय करेंगे। ठीक सर। नेक्स्ट, you have mentioned that the muhurt are checked in Brahma Vivah only, in which category modern marriages fall? ऐसा कुछ पूछा है सर। नहीं, ब्राह्म विवाह इसलिए कहा, एक्चुअल में इसको आप छोड़ दीजिए, ब्राह्म पैशाच गांधर्व इत्यादि, क्योंकि अन्य विवाहों में वर वर्ण करना और कन्या वर्ण करना अरेंज मैरिज, इसको आप इस तरह से, जो अरेंज मैरिज है वहां आप विवाह लग्न की बात करेंगे। अब जहां आजकल जो सिस्टम चला है कि वो 1-2 साल अपने एक साथ रहते हैं पति पत्नी जैसे, फिर विवाह करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वहां मुहूर्त तो पहले ही हो गए, तो इसलिए यहाँ अरेंज मैरिज के लिए जहां वर कन्या पहली बार मिलेंगे उनके लिए विवाह के लिए मुहूर्त है, अन्य विवाहों के लिए मुहूर्त नहीं है। जी सर। एक मांगलिक विषय में पूछा है, मंगल या बिना मंगल से पत्रिका को मिलाना चाहिए या नहीं करके, ऐसा कुछ। मांगलिक दोष की कुंडली से, मांगलिक दोष वाले वर की कुंडली से ही मिलान करना चाहिए। यहाँ मांगलिक कुंडली का अर्थ लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टभे कुजे में केवल मंगल न लेते हुए मंगल सदृश पापग्रह भी ले जाते हैं। उदाहरणार्थ मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, पापयुत बुध, इतने ग्रह भी मंगल दोष के एक दूसरे के लिए बैलेंसिंग के लिए काउंट किए जाते हैं। और विस्तार से विचार करेंगे तो लग्न मांगलिक, चंद्र मांगलिक दोनों में देखना है, और वर में शुक्र मांगलिक भी देखना चाहिए। जी सर। नेक्स्ट है सर, 36 गुण मिलान हो जाए तो विवाह करना चाहिए या नहीं? ये तो अभी जवाब दिया मैंने, हो गया। ये चक्र मिलान से निर्णय होगा। सर अगर वर या कन्या के लग्न कुंडली में मंगल हो तो, और ये भी हो गया मांगलिक का सर अभी। ठीक है, अब किसी और दिन भी रखेंगे। जी सर। जी सर, मुझे लगता है पर्याप्त हो गया। और सभी मंगल हो इस महिला दिवस के दिन में। विवाह की इतनी चर्चा हमने की, किसी ने लिखा विवाह कार्य में इतनी शुद्धि मिल सकती है क्या, यह संभव है क्या? एकदम संभव है, बस थोड़ी तपस्या करने की जरूरत है। असंभव तो कुछ भी नहीं है। शास्त्रकारों ने, हमारा जो शास्त्र का विधान है वो इतना व्यापक है कि आपके लिए सर्वदा मार्ग उपलब्ध हैं। बस जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ।
तो बस एक अच्छे विषय विशेषज्ञ के साथ बैठ के मुहूर्त का निर्णय करना चाहिए। मुहूर्त केवल दीवार पे टंगे हुए कैलेंडर से मत निर्णय करिए, नहीं तो जीवन, दाम्पत्य जीवन दीवार में टंगे हुए कैलेंडर जैसा ही हो जाएगा। सर धन्यवाद। जी जी सर। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो पिछले एक होरा में अपने वाग व्यापार से उद्बोधित करने हेतु मैं यहाँ कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांग ज्योतिष विभाग के विभाग प्रमुख तथा आचार्य कृष्ण कुमार पांडे महोदय का मैं विशेष रूप से यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने विवाह से संबंधित जो जिस प्रकार के भी जो प्रकार के काल यहाँ पर है, मतलब गोधूली वेला, लग्न, अभिजीत इत्यादि सभी को जिनका विवाह के साथ तालमेल है, वो आचार्य ने यहाँ पर बहुत ही बड़े ही सुंदर रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया और जरूर सभी प्रतिभागी उससे संतुष्ट होंगे, मैं ऐसे आशा करता हूँ। और इस सभा के प्रारंभ में मंगलाचरण से, अपनी मंगलवाणी से सभा को प्रारंभ करने वाले श्री हरीश स्वामीनाथन महोदय का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ हम आज का सत्र यहाँ पर शांति मंत्र से विराम देंगे आज के सत्र को, और पुनः इसी समय पे हम यहाँ पर उपस्थित होंगे 4:30 बजे कल। शांति मंत्र से इस सभा को हम यहाँ पर विराम देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।